बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 19 स्टडी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आज हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को स्टडी करेंगे और हिल्बर्ट स्पेसेस को। तो आज की जो हमारी कोर्स आउटलाइन है रिगार्डिंग द टुडे लेसन, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी के व्हाट इज द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होती क्या हैं, ये किसकी जनरलाइजेशन है, कैसे हम इसको एक्सटेंशन मानते हैं। फर्दर द हिल्बर्ट स्पेसेस, इसकी फिर क्या डेफिनेशन है। फिर हम ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन द वेक्टर्स को देखेंगे। फिर देन सम एग्जांपल्स एंड द प्रॉब्लम्स, जिस तरह के हमारा पैटर्न होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के बारे में जनरल डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। जो आपके पास देखें, इनर प्रोडक्ट वर्ड जो है ना, ये प्रोडक्ट से अटेन हुआ है। हमारे पास जनरल क्या होता था कैलकुलस में कि आप जब आर के दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करते हैं देन वी अटेन सम नंबर, सम कांस्टेंट। तो अब आपके पास व्हाट हैपन कि अगर आपको दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ जाए, लाइक इन अ नॉर्म स्पेसेस वी कैन ऐड द टू वेक्टर्स। अगर आप नॉर्म स्पेसेस में देखें तो हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर आता है। जिस तरह आर स्केलर के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हमेशा एक रियल नंबर आएगा। जस्ट इज एन एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा, जिस तरह हम एलिमेंट्री तौर पर करते आए हैं। फर्दर मोर द नॉर्म ऑफ ऑन सच स्पेस जनरलाइज द एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ द लेंथ ऑफ ए वेक्टर्स। हमने देखा कि नॉर्म क्या करता है कि आपको एक कंसेप्ट देता है कि आप लेंथ को कैसे जनरलाइज करते हैं। अब आर में लेंथ कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि किसी वेक्टर की लेंथ क्या होती है, वेक्टर स्पेस की लेंथ क्या होती है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में लेंथ कैसे होती हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज आपको नॉर्म स्पेसेस ने प्रोवाइड कर दी। नाउ हाउएवर व्हाट इज द स्टिल मिसिंग इन द जनरल नॉर्म स्पेस। कौन सी ऐसी खास बात है जो अभी तक आपने नॉर्म स्पेस में नहीं देखी, वो ये है दैट वी वुड लाइक टू हैव इट पॉसिबल टू एनालॉग द फिमिलर डॉट प्रोडक्ट। अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं देखा कि अगर दो आप वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नहीं तो क्या आता है। नॉर्म में तो आपने देखा, नॉर्म में हमें डॉट प्रोडक्ट कहीं भी नजर नहीं आया। इस तरह की डॉट प्रोडक्ट है, अब जब दो आप R3 के दो एलिमेंट को सपोज आप प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है। फॉर इंस्टेंस कि आपके पास एक एलिमेंट है, इसकी वैल्यूज आपके पास हैं जी α1, α2, α3, और B आपके पास एक दूसरा एलिमेंट है, इसकी एंट्रीज आपके पास हैं द β1, β2, β3, दोनों R3 के एलिमेंट्स हैं, 3 टपल्स। अब जब हम A डॉट बी करते हैं तो होता क्या है, जिस तरह आपके पास कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होता है, और आपको एक स्केलर यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट मिल जाता है, और ये कांस्टेंट हमेशा किसका एलिमेंट होता है, इट्स बिलोंग टू द आर, ये कोई रियल नंबर हमें मिलता है। तो इस तरह का हमने देख चुके हैं कि जब आपके पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम अभी तक हमने ओवरऑल जनरल वेक्टर्स के प्रोडक्ट को नहीं देखा, ये एक आपके पास यूजुअल केस है। लेकिन क्या व्हाट हैपन कि अगर आप इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में दो वेक्टर को प्रोडक्ट लें तो किस तरह से प्रोडक्ट आपके पास अटेन होता है। इस तरह द रिमेनिंग फार्मूला कि जब आप किसी वेक्टर का आर के अंदर हम ये चीज देख चुके हैं कि आर के अंदर आप किसी भी वैल्यू का मॉड लें दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड करता क्या एक्चुअली कि उस वैल्यू का स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लेता है। तो पहले स्क्वायर लें फिर स्क्वायर रूट लें तो वैल्यू हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव ही आती है। और एक और सबसे खास बात कि द कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी, जिसको हम परपेंडिकुलर कंडीशन भी कहते हैं, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना। कब दो एलिमेंट आपस में प्रोडक्ट लें तो 0 आते हैं, हम कहते हैं दो एलिमेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हम नॉर्म स्पेसेस में नहीं हमने देखी। नॉर्म स्पेसेस सिर्फ आपको लेंथ देता है, लेंथ में से स्केलर बाय कॉमन आना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और पॉजिटिविटी आपको ये देता है। स्टिल दीज थिंग्स आर मिसिंग। अब ये जब आपके पास कोई भी इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में हम डिस्कस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जनरल, जिनको हम स्टडी करेंगे। हिंस द क्वेश्चंस अराइज वेदर द डॉट प्रोडक्ट एंड ऑर्थोगोनैलिटी कैन बी जनरलाइज्ड टू द आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेसेस, कि क्या आप ये डॉट प्रोडक्ट, जिस तरह दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में आप जो है ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट जो है उसको जनरलाइज कर सकते हैं। क्या इसी तरह आप जो नॉर्म यहाँ पे ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के तहत या जो आपके पास आ रहा है, इस आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस कैन बी डन एंड लीड्स टू द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इसका जो है ये चीज हो चुकी है और इस चीज को इनर प्रोडक्ट स्पेस के नाम से याद किया जाता है। अब प्रोडक्ट हमें पता है, आपसे कोई कहे कि 5 और 4 का प्रोडक्ट क्या है जी 20, लेकिन हमें कोई कहे कि अल्फा एक आपके पास सीक्वेंस है, बीटा एक और सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस का प्रोडक्ट क्या होगा,
वो आपके पास एक्सटेंशन है, जनरलाइजेशन है कि ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में कोई सीक्वेंस है, या एलपी स्पेस में, या स्पेस ऑफ ऑल मेजरेबल स्पेस में आप कैसे इनर प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी कि किस तरह प्रोडक्ट करेंगे। तो एक यूजुअल नेम थोड़ा सा हट के इनर प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है, यानी कि नाम इनर प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सटेंशन है, जनरलाइजेशन है। इनर प्रोडक्ट अगर आप आर पे लेके आते हैं तो ये वही आपको यूजुअल प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आर स्क्वायर में भी है, तमाम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, नॉर्म स्पेसेस में ये एक्सटेंडेबल फॉर्म है जिसे हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के नाम से याद रखते हैं। और इसी तरह कब कंप्लीट होता है ये इनर प्रोडक्ट, कंप्लीट यानी कि आप हर कॉची सीक्वेंसेस के अंदर ही कन्वर्ज करें, वो भी आपके पास एक स्पेस बन जाती है, यानी कि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, जहां पे आप कॉची सीक्वेंस जो भी लें अंडर द सम मीट्रिक वो कन्वर्ज करे, उसको हम कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस और डिनोटेड बाय एच। तो इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस जो हैं ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। 1922 में ये जो है इसकी एक्सटेंशन हुई थी, आई होप। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस आर स्पेशल नॉर्म स्पेसेस, यानी कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो जिसका भी हमने जिक्र किया एक जनरलाइज्ड प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट एक जनरलाइज्ड प्रोडक्ट है, इस तरह हिल्बर्ट स्पेस भी एक जनरलाइज्ड जो है वो कंप्लीट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। आपके पास ये स्पेशल नॉर्म स्पेसेस हैं, यानी कि ये नॉर्म स्पेसेस हैं, वन कैन सी दैट के वी शैल सी कि ये नॉर्म स्पेस की तमाम कंडीशन N1, N2, N3, N4 सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। हिस्टोरिकली दे आर ओल्डर देन द जनरल नॉर्म स्पेसेस, के नॉर्म स्पेसेस से भी पहले प्रोडक्ट स्पेसेस के बारे में बात हुई। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि पहले हम नॉर्म स्पेस अच्छी तरह पढ़ लें, फिर हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के को बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस होती है कि नहीं होती। हर नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है, लेकिन हर नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। इस वजह से ये उससे ज्यादा एक जनरल या इसका स्पेशल केस है। Their theory is richer and retain many features of Euclidean space, यानी कि Rn spaces में या space of complex numbers की बहुत सारी जो conditions हैं उसके features हैं जहाँ पे हमारे पास हैं। और इसी तरह central concepts being orthogonality, perpendicularity की जो conditions हैं वो भी space के अंदर जो है बड़ी हद तक hidden होती हैं जिन्हें हम explore करेंगे। In fact, inner product space are probably the most natural generalization of यूक्लिडियन स्पेस के वेक्टर स्पेसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर स्पेसेस में जो आप जो करते हैं उसमें परपेंडिकुलरिटी का केस देखते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी का, जो एक मोस्ट नेचुरल वे है जिसको इनर प्रोडक्ट स्पेस में जिसका एनालिसिस किया जाता है। अब व्हाट अबाउट कौन से ऐसी फीचर्स हैं, कौन सी फंक्शनल एनालिसिस की यूजफुल एप्लीकेशंस हैं जो हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस में मिलती हैं और इसकी रिचनेस को प्रोवाइड करती हैं। यानी कि दी स्पेस have been up to now the most useful space in the practical application of functional analysis। के functional analysis में अगर आप देखें तो most वन ऑफ द टॉप फीचर जो स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस ही है। कैसे? अब जब हम इसमें काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या फीचर हैं, कौन से ऐसी यूजफुल चीज हैं, कौन से ऐसे लॉज हैं जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में हैं और कौन से इसकी जो है खूबसूरत एप्लीकेशंस को हम एनालिसिस करेंगे। दी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। हमेशा के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस होती है, यानी कि ना सिर्फ वेक्टर स्पेस बल्कि एक नॉर्म स्पेस भी होती है। विद इनर प्रोडक्ट नोटेट विद दिस नोटेशन कि हम कहते हैं, जिस तरह देखें हम दो वेक्टर्स का यूजुअल हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हम कहते हैं जी x हमारे पास कोई एलिमेंट है, हम इसका प्रोडक्ट करने जा रहे हैं x डॉट y, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है कि दो नंबर को डॉट प्रोडक्ट 5 डॉट 4 इज 20, 4 डॉट -2 इज -8 हमें कोई मिल गया। लेकिन वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम एक खास नोटेशन का सहारा लेते हैं, यानी कि हर तरह के वेक्टर्स को, हर तरह की स्पेसेस को x प्रोडक्ट विद y, और ये नोटेशन जो है ना एक्सटेंडेड नोटेशन है इंटरनेशनल, जिसको इनर प्रोडक्ट के लिए मखसूस किया गया है। बाज ऑथर्स अपनी बुक में इस नोटेशन को इस तरह भी लिखते हैं x और y, लेकिन फॉर इट्स ये आपको ना टपल यानी कि इस तरह मिल जाता है ऑर्डर पेयर के लिए नोटेशन, इस वजह से हम इससे भी अवॉइड करेंगे। सिर्फ इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हम ये नोटेशन जो है वो यूज करेंगे। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन है इनर प्रोडक्ट के लिए टू डिफाइन ऑन इट। द लेटर जनरलाइज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स इन अ 3-dimensional स्पेस एंड इज यूज टू डिफाइन एज कि आप इससे एक नॉर्म भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉर्म कैसे? कि अगर आप x यानी कि इसी में y को भी x से इंटरचेंज कर दें और आप जब इसका स्क्वायर रूट लें, चूंकि आपको ये हमेशा एक रियल नंबर लेगा। जो भी आप देखें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं चाहे दो वेक्टर्स का, हमेशा आपके पास आंसर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, और वो रियल नंबर जो है
वो पॉजिटिव होता है कब, जब एक्स एक्स सेम हो, तो आप इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो आपके पास ये नॉर्म आपको डिफाइन करेगा, यानी कि हर इनर प्रोडक्ट से आप एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा हर नॉर्म से हम एक मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं, तो गोया आपके पास हर इनर प्रोडक्ट से एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी नॉर्म से एक मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं, और उस मीट्रिक के तहत हम कंप्लीटनेस देखते हैं क्या वो स्पेस कंप्लीट है कि नहीं। अगर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस उस मीट्रिक के तहत कंप्लीट होती है तो हम कहते हैं इट्स अ हिल्बर्ट स्पेस, और हम H से डिनोट करते हैं। और ये बहुत ही नाइस स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस होना बहुत बड़ी बात होती है किसी स्पेस का। अब ऑर्थोगोनैलिटी क्या है कि आप यहाँ से देखते हैं कि x और y क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, कब, जब उन दोनों का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा। ये दो बातें हैं जो हम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस या हर तरह की स्पेसेस में, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में भी ये चीज़ जो है वो स्टडी करते हैं। अब हिल्बर्ट स्पेस क्या है, इज अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस की इसके अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है जो भी अंडर द मीट्रिक आप नॉर्म के तहत जो मीट्रिक इंड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ से आपको देखें ना इनर प्रोडक्ट जो है एक नॉर्म स्पेस देता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें उस नॉर्म के तहत एक मीट्रिक इंड्यूस हो सकती है, उस मीट्रिक में अगर कोई भी सीक्वेंस उस मीट्रिक के तहत कॉशी सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है तो वो स्पेस कंप्लीट हो जाती है। हम कंप्लीटनेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब वही अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट होती है तो हम उसे हिल्बर्ट स्पेस के नाम से डिनोट करते हैं, और हिल्बर्ट स्पेस जो है नॉर्मली इसको सेट H कहते हैं, इस पूरी स्पेस को डिनोटेड बाय H इज अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमेशा एक आपके पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। द थ्योरी ऑफ इनर प्रोडक्ट एंड हिल्बर्ट स्पेस इज रिचर देन ऑफ दैट जनरल नॉर्म एंड बनाक स्पेसेस। अब बनाक स्पेस क्या है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस, और नॉर्म स्पेस क्या है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होती है जो जिसके अंदर नॉर्म की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और आपके पास हिल्बर्ट स्पेस जो है और इनर प्रोडक्ट स्पेस ये रिचर होती हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा से नॉर्म स्पेस होती है, हिल्बर्ट स्पेस हमेशा आपके पास बनाक स्पेस होती है, क्योंकि ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस भी है, कंप्लीटनेस भी आपके पास मिल गई। तो लेकिन हर बनाक स्पेस जो है वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होती, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस नहीं होती, लेकिन हर नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस होती है, हर नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। तो इस वजह से ये इससे ज्यादा जनरल स्पेसेस हैं। नाउ द डिस्टिंग्विश फीचर्स आर, अब ये बिल्कुल वही बात है जो आप यानी कि थोड़ा सा अगर गौर करें ना, हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं हर हिल्बर्ट स्पेस जो है वो बनाक स्पेस होती है, लेकिन हर बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस नहीं होती। अब डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या हैं इस हिल्बर्ट स्पेस के, कि हिल्बर्ट स्पेस की वो डिस्टिंग्विशिटी है जो नॉर्म स्पेस या आपके पास बनाक स्पेस में आप डायरेक्ट सम का कंसेप्ट नहीं है ऑन द क्लोज सब स्पेस के अंदर, और ना ही ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंटेशन का कोई आइडिया है। यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ H एज ए डायरेक्ट सम आप कर सकते हैं, और आप इस तरह रीड्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम और बहुत सारे जो आपके पास जनरल रिजल्ट्स हैं वो इससे ड्राइव होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस से। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसे हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, H से डिनोट है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ H एज ए डायरेक्ट सम हमें प्रोवाइड करती है ऑफ ए क्लोज सब स्पेस एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। फर्दर दूसरी क्या ब्यूटी है इसमें जो नॉर्म स्पेस या बनाक स्पेस में नहीं है, कि ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल यानी कि तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनका नाम भी 1 हो और आपस में उनका इनर प्रोडक्ट लें सेट के एलिमेंट का तो जॉब 0 आए, वो सारे के सारे ऑर्थोनॉर्मल हैं। एंड द सीक्वेंस एंड करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस H, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑर्थोनॉर्मलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी सारी की सारी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर मौजूद होती है। नॉर्म स्पेस में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। फर्दर द रीड्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर बाय इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि रीड्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या है ऑर्थोनॉर्मलिटी के तहत, वो सारा आइडिया आपको ना हिल्बर्ट स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस में मिलता है। नॉर्म स्पेस में या बनाक स्पेस में इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और फाइनली खूबसूरत चीज़ क्या है कि आपको हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जिसे हम टी स्टार से डिनोट करते हैं ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी, के हर टी का एक आपके पास ना हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार एग्जिस्ट करता है जो कि नाइस प्रॉपर्टीज परफॉर्म करता है। और ये चीज़ जो अगेन आपके पास हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो हिल्बर्ट स्पेसेस में मौजूद होती हैं, बनाक स्पेसेस में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती है। हिंस इट्स अ डिस्टिंग्विश एंड द नाइस स्पेसेस जिसके अंदर हमें एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। अब इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस
is a vector space X with inner product defined on X। कि आपके पास ना देखिए सबसे पहले कोई आपके पास वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। अब आप उस वेक्टर स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट एक डिफाइन करते हैं, एक इनर प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे कि x आपके पास कोई स्पेस है, जिस तरह आप मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। अब हम कहते हैं कि आप इसके तमाम एलिमेंट के लिए एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, तो ये आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसके ऊपर आपने कोई इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है अंडर सम वेट, अंडर समथिंग। बहुत सारे आप एक सेट के ऊपर ना मुख्तलिफ किस्म के इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन फुलफिल करे तो हम कहते हैं इट्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम मीट्रिक स्पेस में कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं, अगर वो मीट्रिक की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं इट्स अ मीट्रिक स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, आपके पास ना ये एक मैपिंग होती है जो x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर पर मैप होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ना डी ऑफ एक्स लेते हैं ना, डी आपके पास एक मीट्रिक होती है, x क्रॉस x से आप लेते हैं r पॉजिटिव के ऊपर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के ऊपर। लेकिन ये आपके पास ना कोई भी रियल नंबर मिलता है आपको यहाँ पे कोई भी, इसका मतलब क्या है कि आप x और y यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं। पहला आपके पास एलिमेंट यहाँ से ऑब्टेन होता है, दूसरा एलिमेंट अगेन यहाँ से ऑब्टेन होता है। ये दो एलिमेंट आप यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो आपके पास जवाब जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर आता है। यहाँ पे कोई जवाब आपको x कोई, यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई कांस्टेंट c आपको मिलेगा हमेशा से, और वो कांस्टेंट c क्या होगा, दिस कांस्टेंट c इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है आपके पास। तो ये आपके पास एक मैपिंग के सेंस में मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास इस तरह से डिनोट होता है। और हिल्बर्ट स्पेस क्या है, इट्स अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, कंप्लीट इन अ मीट्रिक डिफाइंड बाय द इनर प्रोडक्ट। के हर इनर प्रोडक्ट से आप एक मीट्रिक भी इंड्यूस कर सकते हैं। इनर प्रोडक्ट से एक नाम इंड्यूस होता है, हर नाम से एक मीट्रिक इंड्यूस होती है। तो वो जो मीट्रिक आपको मिलती है उस मीट्रिक के तहत अगर कोई स्पेस कंप्लीट है तो हम कहते हैं इट्स अ हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट बाय दैट इनर प्रोडक्ट। अब हियर इनर प्रोडक्ट ऑन x, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसके ऊपर आप एक मैपिंग ले लेते हैं जो x क्रॉस x को r पर फील्ड पर मैप करती है। फील्ड हो सकता है रियल नंबर हो सकता है आपके पास द कम्प्लेक्स नंबर हो। इस वजह से हम इसे ओवरऑल f का नाम देते हैं, आइदर c और r आपके पास होती है। दैट इज द एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स x एंड y। कोई भी आप x और y के दो पेयर ले लेते हैं, देयर एसोसिएट्स अ स्केलर विच इज रिटन एज इन द फॉर्म दिस, कि ये आप दो एसोसिएट करेगा, कुछ प्रोडक्ट करेगा, कुछ ऑपरेट करेगा और आंसर आपको हमेशा एक रियल नंबर r की सूरत में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा एक रियल नंबर होता है। क्या नॉर्म ऑफ x भी एक रियल नंबर होता है? द आंसर इज यस। जिस तरह हम पहले देखा है रियल नंबर, नॉर्म भी एक रियल नंबर होता है और ये भी आपके पास एक रियल नंबर है। आंसर नॉर्म क्या करता है, नॉर्म अगर आपको याद हो, नॉर्म भी आपके पास एक ऑपरेटर था जो सिंपल x को सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर मैप करता है कि आप किसी भी एलिमेंट का नॉर्म ले सकते हैं, आपको एक लेंथ मिल जाती है उस वेक्टर की, जो भी इसके अंदर वेक्टर मौजूद होते हैं। कोई भी आप इसका एलिमेंट लें, कोई भी वेक्टर लें, आपको उसकी लेंथ मिल जाती है, कोई भी c मिल जाता है जो कि r प्लस कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, कोई c नंबर आता है, इट्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी जीरो होगा तो हम कहेंगे दोनों x और y आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अब वो तो हम खैर थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। अब कब कहते हैं कि आपके पास वो स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इस कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x एंड y, कि आप x y के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस कब होती है, यानी कि इनर में अगर यहाँ पे लिखूं ना कि आपके पास ये एक मैपिंग है जिसकी यहाँ पे आप कोई दो एलिमेंट पुट करें, कहाँ के x क्रॉस x के ऑर्डर पेयर है कि पहला एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ का यहाँ पे आएगा। इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट लेते हैं तो आपके पास ये मैप होती है, कोई ना कोई रियल नंबर आपको मिलता है। तो हम कहते हैं ये मैप इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि आप यहाँ पर ना x और y कोई भी प्लग इन करें तो जब आपके पास रियल नंबर आता है। कब इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, यानी कि हम ओवरऑल कहें कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट x है, इसके ऊपर आप ये मैप आप लेते हैं, ये एक मैप है, इस तरह से डिफाइंड है, इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ फॉर ऑल x y z। आप कोई भी x y z लें इस x सेट में से, यानी कि तमाम x y z जो वेक्टर्स हैं इस सेट x में मौजूद हैं, और अल्फा कोई भी स्केलर है, स्केलर वो जो फील्ड आप ले रहे हैं यहाँ का आप स्केलर लेते हैं, उसके लिए वी हैव ये मंजज़ैल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि आप देखें यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद z इज ऑलवेज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद z प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद z। यहाँ पर आप देखें इट्स लाइक द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रही है कि x प्लस
y को जिस तरह आप समझे कि एक एलिमेंट z से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x जो है वो z से भी मल्टीप्लाई होता है प्लस y जो है वो भी z से मल्टीप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिस तरह अप्लाई होता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये इनर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी है कि ये कंडीशन हमेशा से सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप जो भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं x क्रॉस x से r पर, वो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करे कि आप x प्लस वाई ले लें, उसका फिर z से इनर प्रोडक्ट लें, तो आंसर हमेशा वो सेम आए कि आप x का पहले z से इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं फिर प्लस y का z से इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। बोथ केसेस में आपका रिजल्ट सेम होना चाहिए तमाम x y z के लिए जो भी आप वेक्टर स्पेस में से ले रहे हैं। दूसरी इसकी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप कोई अल्फा जो स्केलर है अल्फा x लेंगे, स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वेक्टर ही आपको आंसर मिलता है। तो ये अल्फा x एक वेक्टर है, अगर आप इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर है, तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, दी अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। कि अल्फा आप यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट से हमेशा बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट से ले सकते हैं, सेकंड से नहीं। सेकंड के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि वो किस तरह से इंडिफरेंट होगा। दूसरी बात, ये सिमेट्रिक नहीं होता। एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट लें तो हमेशा जो हमारे पास वाई एक्स का कंजुगेट आएगा। कंजुगेट का क्या मतलब होता है, जिस तरह आप x प्लस अयोटा वाई का आप कंजुगेट लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, तो क्या आपके पास जवाब आता है x माइनस अयोटा वाई, ये इसका कंजुगेट है। लेकिन आपके पास सिंपल x प्लस वाई कोई रियल नंबर है, इसका कंजुगेट x प्लस वाई की इक्वल ही होता है। इसका मतलब क्या है, गोया अगर आपके पास स्पेस, ये जो स्केलर्स आप ले रहे हैं, अगर तमाम एलिमेंट आपके पास ना रियल हैं, फिर x y का इनर प्रोडक्ट वही होगा जो y x का है। रियल का से मुराद ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में x y का इनर प्रोडक्ट वही होगा जो y x का है। अदरवाइज आपके पास ना इसके कंजुगेट की इक्वल आएगा। कंजुगेट का आइडिया आपको मैंने बता दिया कि जिस तरह हम z का z बार से डिनोट करते हैं, z बार इज द कंजुगेट ऑफ z। और चौथी आखिरी प्रॉपर्टी क्या है कि x x आप दो एलिमेंट सेम ले लें, इनर प्रोडक्ट ऑफ द सेम एलिमेंट एक्स एक्स अगर सेम है तो उसका इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव आपके पास होगा। नॉन नेगेटिव यानी कि इस सूरत में कि उसका अगर तो एक्स एक्स दोनों जीरो हैं, एक्स है जीरो, एक्स एक्स दोनों जीरो, हम रहा थे कि एक्स जीरो है तो उसका इनर प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू जीरो होगा। और अगर एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है एक्स है जीरो। और अदरवाइज क्या होगा, अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है तो x और x का इनर प्रोडक्ट हमेशा आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। ये आपको ये प्रॉपर्टीज ये बताती है कि इट्स इनर प्रोडक्ट इज नॉन नेगेटिव इफ x x इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ x x इक्वल टू जीरो, इट्स मीन x इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ x इक्वल टू द जीरो देन इट्स मीन द इनर प्रोडक्ट ऑफ x x इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो। और नॉर्मली इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स का हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर कोई भी फंक्शन जो एक्स क्रॉस एक्स को रियल नंबर पर मैप करता है, अगर वो सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स वाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहते हैं एक्स जो है वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसके ऊपर आपने ये प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। अब ये इनर प्रोडक्ट आपको बहुत सारी खास चीजें देता है। फॉर इंस्टेंस के इन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी कैन डिफाइन द नॉर्म ऑन x गिवन बाई। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ये लास्ट प्रॉपर्टी के x x नाम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो हम हर इनर प्रोडक्ट से एक नाम इंड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कि देखें x का आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है हमेशा आपके पास आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। अब इस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम डिनोट करते हैं द नॉर्म ऑफ x होल स्क्वायर। और अगर आप इसका इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स के ऊपर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें देन इट विल गिव यू, ये कोई रियल नंबर है आपके पास, क्योंकि हमें पता है नॉर्म जब भी लेते हैं एक्स एक्स का तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है और ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम हर इनर प्रोडक्ट स्पेस से एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं। और अब हमें पता है कि हर नॉर्म स्पेस से एक मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं, तो गोया हमारे पास यहाँ पे मीट्रिक कैसे डिफाइन होगी, अब मीट्रिक ऑन एक्स इज गिवन बाय डी ऑफ एक्स वाई क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर जहाँ पे आपके पास x है आप x को x माइनस वाई से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस वाई। इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई, अगेन इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर रूट। Hence the inner product space are a norm spaces and Hilbert space are Banach spaces। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने ये जो नॉर्म डिफाइन किया, इट्स अ नॉर्म स्पेस, इट्स विल गिव यू ऑलवेज गिव यू अ नॉर्म स्पेस, कि आपने x
जो है आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, आपने एक नॉर्म डिफाइन कर लिया है। किस तरह कि इस नॉर्म ऐसे ले लिया है कि वो जो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस थी, जो आपको एक्स का इनर प्रोडक्ट मिलता है, आप इस होल का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको एक नॉर्म की शक्ल में एक एलिमेंट मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्म स्पेस की चारों कंडीशन n1, n2, n3, n4 सारी की सारी सेटिस्फाई करता है। वो कैसे कि आपके पास n1 क्या होता है कि नॉर्म ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर आप देखें कि नॉर्म आप जो लेते हैं ये आपके पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। दूसरी बात नॉर्म n2 की कि आपके पास नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू द 0। अगर आप यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें ये वाली कि नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा कि सपोज कर लेते हैं कि आपके पास नॉर्म इक्वल टू 0 है। अगर नॉर्म इक्वल टू 0 है इसका क्या मतलब है, द इनर प्रोडक्ट इसका स्क्वायर रूट ऑफ x ये इक्वल टू 0 आएगा। अब स्क्वायर भी ले लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 आ गया। हिंस नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया और इसका मतलब क्या है कि आपके पास नॉर्म ऑफ x 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये आप यहाँ पे देख लें कि नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। तो हम ये n2 भी प्रूव कर लेते हैं, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। n3 की ये कंडीशन भी हम बड़े आराम से शो कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ कोई भी आप अल्फा x लेते हैं देन इट्स इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा टाइम्स द नॉर्म ऑफ x। तो इनर प्रोडक्ट में ये खूबी है। देखें आपके पास यहाँ पे क्या है कि मैं अगर इस फॉर्म में देखूं नॉर्म ऑफ अल्फा x लेता हूं तो बाय द इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट टाइम्स यहाँ पे अल्फा जो है अल्फा x यहाँ पे भी आ जाएगा, इसी तरह अल्फा x मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट में। अब हमें पता है कि अल्फा हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नॉर्म में अगर मैं पहले टर्म से अल्फा कॉमन लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स x विद अल्फा x ये आ जाएगा। उसकी क्या वजह है, अभी हमने ऊपर देखा इसकी n अगर आप 2 प्रॉपर्टी देखें तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म से अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, सेकंड से नहीं, क्योंकि सेकंड से हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास इसका कंजुगेट आएगा। अब यहाँ पर देखें मैं अगर इसको लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू, ये अल्फा मेरे पास कॉमन ही है यहाँ पर, इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा x होल बार, क्योंकि जब भी आप इसको इंटरचेंज करेंगे आपके पास ट्रांसपोज आएगा बाय IP3 इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नंबर 3 से। अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास फॉर्म आ गई, वन कैन राइट हेयर कि अब आप अल्फा इसमें स्केलर है, बाकी तो सारे वेक्टर्स हैं। अब आप यहाँ से जब भी अल्फा ये ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन है, आप इसे लिख सकते हैं जो अल्फा बार लेंगे दैट इज द मॉड वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा टाइम्स द x इनर प्रोडक्ट, आपके पास इस सूरत में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और फर्दर अगर आप यहाँ पर मैं इस स्टेप को यहाँ पे प्रोसीड करूँ आपके सामने तो दैट इज इक्वल टू द अल्फा, दिस इज द z अल्फा मॉड स्क्वायर टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा। वो क्यों, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि z इंटू जेड बार हमेशा आपके पास क्या होता है, z बार स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैलकुलेट आप जो है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने ये जो है इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी आपने देखी हुई है। अब आप इसे लिख सकते हैं जब आपके पास अल्फा मॉड स्क्वायर से बाहर आएगा इट्स बिकम्स द अल्फा मॉड टाइम्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, आपके पास ये फॉर्म बन गई। और व्हाट हैपन, दिस इज अल्फा मॉड, और अगर आप इसे दोबारा रीस्टोर करें इट इज नथिंग बट द नॉर्म ऑफ x बाय द डेफिनेशन। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, यहाँ पर आप देखें हमने स्टार्ट लिया था द नॉर्म ऑफ अल्फा x। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखें फॉर ऑल स्केलर अल्फा वन कैन सी दैट द नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल टू द मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ x। तो आपके पास ये n3 भी सेटिस्फाई हो गई है। सिमिलरली आप n4 को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। n4 आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी कि n4 के द ऑलवेज नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x प्लस द नॉर्म ऑफ y। आई वुड लाइक कि आप इस प्रॉपर्टी को शो करें और देखें किस तरह से ये प्रूव होती है। आपको इसमें हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन इट्स नथिंग टू हार्ड कि आप इसमें यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई को यूज करके आप इसे शो कर सकते हैं।
चले मेरा ख्याल है मैं आपके लिए यहाँ पे कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी ताकि मैं आपको ये शो करके दिखा सकूं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक शीट के ऊपर इसको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे N4 शो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से N4 की प्रॉपर्टी जो है वो ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग टू द x, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी है। तो आपने नॉर्म किस तरह से डिफाइन किया हुआ है इनर प्रोडक्ट में, जस्ट इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई नॉर्म, और मैं अगर इसे इस फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट्स नथिंग बट द x प्लस वाई, ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी। स्क्वायर रूट होल ऊपर ही है मेरे पास, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x, मैं अगर इसे ओपन करूं तो हमें वो, अगर आपको याद हो कि हम इसे ओपन किस तरह करते हैं, x प्लस वाई के साथ आपके पास यहाँ पे जब z होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो हम इसे लिखते हैं x z का इनर प्रोडक्ट प्लस dy z का इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट आपके पास इस तरह ओपन होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वन कैन राइट हियर x इनर प्रोडक्ट विद x प्लस वाई फर्दर प्लस y इनर प्रोडक्ट विद x प्लस वाई। ये x प्लस वाई आपके पास सेम रहेगा, ये पहले के साथ भी ऑपरेट होगा, दूसरे के साथ भी ऑपरेट होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर मैं इसको फॉर द सिंपलिसिटी अगर सिंपल स्क्वायर ले लूं ताकि मेरे पास स्क्वायर रूट हट जाए और बाद में हम आखिर में जाके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास काम जरा आसान हो जाएगा, हमें बार बार इसके ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ गई, यानी कि x प्लस वाई प्लस यहाँ पे y और x प्लस वाई, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अगेन आपको पता है कि हम इसको ट्रायंगुलर, हम इसको N3 जो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि आप x प्लस वाई को यहाँ पर लेके इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें याद है कि जब भी हम इसको इंटरचेंज करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, बार, यानी कि इसकी कंजुगेट, और प्लस यहाँ पर अगर हम इसे लेकर आएंगे अगेन वी हैव x प्लस वाई ओ y का बार कंजुगेट, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अब आप देखें, अगर मैं इसे अंदर वाली टर्म को ओपन करूं सिंपल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x। मैंने यहां पर इसको यूज किया, अगर आपको देखें सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी, अगेन इनर प्रोडक्ट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y, ये हमारे पास आ गया, और इसके ऊपर भी होल हमारे पास कंजुगेट है। अगर आप रीस्टोर करके देखें तो ये आपके पास क्या है, बाय डेफिनेशन इट्स गिव्स यू द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि देखें स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट ना हो तब ये नॉर्म ऑफ x के इक्वल है, अगर आप स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो आपके पास ये इसका स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ x y, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बार को इधर भी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी y x के ऊपर भी बार ले लेता हूँ, क्योंकि ये सम की नाम की हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि आप नॉर्म ऑफ a प्लस बी, यानी कि हम लिख सकते हैं z प्लस z1 प्लस z, आपके पास ना z1 प्लस z2 बार इज ऑलवेज इक्वल टू दी z1 बार प्लस z2 बार। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हम इस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक्स वाई बार प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय द डेफिनेशन इट्स अ नॉर्म स्क्वायर ऑफ दिस वन। अब हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है और हमारे पास यहाँ पे इसका बार है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का बार जो है चूंकि रियल नंबर है, नाम हमेशा आपको रियल नंबर देता है, तो रियल नंबर जब भी आप लेते हैं तो इट्स विल अटेन ऑलवेज रिजल्ट बाय इटसेल्फ, ये हमेशा हमारे पास इसी का यही वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन प्लस, इसको अगर आप दोबारा से इंटरचेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, और हमें पता है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि बार का बार जो हमेशा इक्वल टू जेड की इक्वल आ जाता है, तो इसको इंटरचेंज करने से इसकी जो ऊपर ये बार है, इसका कॉन्जुगेट है, वो रिमूव हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई के ऊपर बार है, इसको मैं सेम अभी यही रहने देता हूँ, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, इन दो टर्म्स को
ये हमारे पास कोई भी दो टर्म्स हैं जो इसमें ऐड हो रही हैं, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा इसका कॉन्जुगेट, तो इन जनरल हमारे पास एक दफ़ा इसमें ये ऐड हो रही हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि आपके पास अगर मैं इन दो टर्म्स को उठा के इस तरफ मूव कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर माइनस एक्स वाई नॉर्म माइनस एक्स वाई कंजुगेट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ दिस स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ दिस स्क्वायर। और आप इसमें फर्दर प्लस 2 टाइम्स ऐड करके आप इसे शो कर सकते हैं कि ये हमेशा इससे लेस है, और जब हम इस पे ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और बाय प्रॉपर्टी वी अटेन दैट कि आपके पास ये n4 की जो कंडीशन है इसको ये फुलफिल कर जाएगी। तो आप n1 n2 n3 n4 सेटिस्फाई करके ये शो कर सकते हैं कि आपका ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो हम यहाँ पे n1 n2 n3 n4 को अप्लाई करके ये शो कर सकते हैं कि हमारा ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये एक नॉर्म इंड्यूस करता है अंडर दिस वन। सिमिलरली हमारे पास ये जो है एक मेट्रिक स्पेस भी हमें प्रोवाइड करता है, और आपके पास जो कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है वो बनाक स्पेस होती है, और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होगी वो हमेशा आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस होगी। और हमने यहाँ पे नॉर्म स्पेस और बनाक स्पेस का स्ट्रक्चर जो है वो एनालिसिस कर लिया है। नाउ फर्दर आपके पास ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप n13 से नोट करें, n13 की आपको क्या बताती है, यानी कि एक्स वाई का अगर आप कंजुगेट लेते हैं, यानी कि एक्स वाई को इंटरचेंज करते हैं, तो ये सिमेट्री आपको इस तरह से मिलती है वाई एक्स, लेकिन इसके ऊपर बार हमेशा आ जाता है। अब बार के कब आता है, जब आपके पास नंबर कम्प्लेक्स हों। अगर आपके पास स्पेस ही बार यानी कि डिनोट्स द कम्प्लेक्स कंजुगेशन, Consequently, if x is a real space, x आपके पास स्पेस ही रियल है जहां पे कम्प्लेक्स कोई नंबर है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली अब आपके पास देखें कोई रियल नंबर है x, if x is real, तो x के ऊपर आप बार भी डालेंगे तो आपके पास जवाब x की क्वेरी आएगा, क्योंकि वहां पे तो कंजुगेट सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर पे ऊपर अप्लाई होता है, रियल नंबर के ऊपर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई उसके ऊपर रोल प्ले नहीं करता। तो उस केस में आपके पास सिंपली वी कैन हैव कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जो है ना वाई एक्स के इक्वल ही होगा, यानी कि उसकी वजह यह है कि एक्स वाई है तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वाई एक्स के इक्वल आता है, लेकिन चूंकि आपके पास स्पेस जो है वो रियल है तो रियल होने की वजह से ये वाई एक्स हमेशा इसके इक्वल ही आ जाएगा, हिंस हमारी सिमेट्री मिल जाती है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये हमें ये पता हो कि हमारी एक्स जो है वो रियल वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस है लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स रियल हैं, कोई भी कम्प्लेक्स या आयोटा टाइप इसके कंपोनेंट्स नहीं हैं। नाउ फ्रॉम I1 to I3, ये हम I1 I2 I3 यूज करें तो हम ये प्रॉपर्टी जो है बड़े आराम से इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप देखें कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विद इसका इनर प्रोडक्ट ले लें z के साथ, तो हमेशा हमारे पास आंसर आता है अल्फा टाइम एक्स z प्लस बीटा टाइम y का इनर प्रोडक्ट विद z। कैसे कि देखें मैं यहाँ पे अल्फा एक्स को प्लस बीटा वाई है हमारे पास, इसको मैं अगर z के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यानी कि अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करें दैट इज अल्फा एक्स विद z प्लस अगेन वी हैव द बीटा वाई विद z, ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी। और यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप अल्फा कॉमन ले सकते हैं सिर्फ पहले कंपोनेंट में से, अल्फा दिस प्लस अगेन यहाँ पे मेरे पास बीटा कॉमन है, I can write here the y times z. So look at there, ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई है। अगेन इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें B2 को, तो मैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं x विद अल्फा y, अगर मैं लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इंटरचेंज करके लिख सकता हूं क्या कि हमारे पास ना अल्फा y टाइम्स x का होल कंजुगेट होल बार। अब होल बार में आपके पास जो भी एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके पास इस अल्फा के ऊपर बार के ऊपर आके अप्लाई होता है, वन कैन राइट ऑन दिस वे। और आपके पास जब अल्फा यहाँ से बार, हम हमेशा फर्स्ट स्टेप में जो भी चीज होती है उसको बार कॉमन ले सकते हैं, सो अल्फा बार टाइम्स दी वाई इन द प्रोडक्ट विद एक्स, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी एंड हेंस वी प्रूव्ड। और सिमिलरली लास्ट स्टेप भी हम प्रूव कर सकते हैं। लास्ट स्टेप के लिए अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रीसीडिंग स्टेप्स लिख लूँ, फॉर इंस्टेंस के अगर मैं सिंपली एक्स का इनर प्रोडक्ट लेता हूँ अल्फा वाई प्लस द बीटा जेड, तो इसको वन कैन राइट हेयर कि आप बाय
कंजुगेसी अप्लाई करें तो अल्फा वाई प्लस बीटा बार, यानी कि अल्फा के ऊपर भी बार, बीटा के ऊपर बार, जेड टाइम एक्स, यानी कि हमने इसको सिमेट्री प्रॉपर्टी इंटरचेंज की तो अल्फा के ऊपर भी बार, जेड के ऊपर बार, क्योंकि सिर्फ स्केलर के ऊपर बार आता है। और अगर आप दोबारा से देखें ये आपके पास यही वाली प्रॉपर्टी मिल जाती है, और हम इसे लिख सकते हैं अगेन कि अल्फा, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करें जिस तरह ए को, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बार टाइम्स वाई विद एक्स, इधर आपके पास वाई विद एक्स, आप गौर करें तो ये आपके पास क्या है, पहला कंपोनेंट वाई विद एक्स प्लस बी, सेकंड में बीटा बार कॉमन है, बीटा बार बाहर आ जाएगा यहाँ पर देखें, एंड सेकंड आपके पास जेड विद एक्स, जेड एंड देन विद एक्स का इनर प्रोडक्ट, और हिंस सच थिंग इज प्रूव्ड। जेड विद एक्स हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि y विद x और फिर z विद x, ये हमारे पास आ गया, और बार की वजह से हम इसको दोबारा से इंटरचेंज करके ये कंडीशन जो है इसको शो कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। अब कौन सी ऐसी खास बात है जो नॉर्म स्पेस में है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस में, नॉर्म स्पेस में नहीं है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस में है, वो है पैरेललोग्राम लॉ। आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा के लिए एक खास कंडीशन सेटिस्फाई करती है जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस ये सेटिस्फाई करती है कि दिस थिंग ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन आपकी जो सिंपल नॉर्म स्पेस है वो ये लॉ डिफाइन नहीं करती। तो गोया कि जो भी आपके पास अगर कोई भी बनाक स्पेस अगर वो पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं वो बनाक स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, वो नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। नॉर्म स्पेस, हर नॉर्म स्पेस जो है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस सेटिस्फाई नहीं करती। जो भी आपके पास नॉर्म स्पेस इन ये इनर प्रोडक्ट, ये पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई करेगी वो हमेशा इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। तो हम ये शो कर सकते द norm on an inner product space satisfies the important parallelogram inequality। ये पैरेललोग्राम हमारे पास इक्वालिटी है जिसको प्रूव किया जा सकता है कि ये हमेशा से हमारे पास जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस सेटिस्फाई करती है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लें, मैं लेफ्ट हैंड साइड से शो करता हूँ कि हाउ वी कैन अटेन रीच अप टू द राइट हैंड साइड इन द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक्स प्लस वाई का जब हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लेते हैं विद नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने ली, हम इसको लिख सकते हैं द इनर प्रोडक्ट, फर्स्ट आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई, देन अगेन इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई। बाय डेफिनेशन आप इसे देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली प्लस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, अगेन इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई एंड अगेन द इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब अगर आप इसे ओपन करके देखें इनर प्रोडक्ट को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इनर प्रोडक्ट विद x प्लस वाई प्लस y इनर प्रोडक्ट विद x प्लस वाई। ये मैंने इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, प्लस यहां पर आप जब यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इनर प्रोडक्ट विद x माइनस वाई अगेन प्लस माइनस वाई विद इनर प्रोडक्ट x माइनस वाई, ये हमारे पास आ गया। अगर आप देखें आपके पास रियल स्पेस है या कॉम्प्लेक्स स्पेस है, आप जब भी इसको इंटरचेंज करेंगे आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, x प्लस वाई साथ x, ये फॉर्म आ जाएगी, एंड लाइक वी कैन राइट ऑन इट्स बार। प्लस यहां पर भी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और वन कैन राइट हियर दैट x प्लस वाई एंड हियर वी हैव सम y अटेन इट्स बार, क्योंकि ये आप इसको जब भी सिमेट्रिक लेंगे तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, इसका आपके पास कंजुगेट आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इसे ओपन करें तो अगेन हमें क्या इसके लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी कंजुगेट बार की जरूरत पड़ेगी, और हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई विद x के ऊपर बार हम लगा लेते हैं। और यहाँ से आप देखें हमेशा कि आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट से हम कोई भी स्केलर है उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास -1 यहाँ पे कॉमन है, हम -1 जब बाहर लेंगे सो -1 यानी कि माइनस टाइम्स y इनर प्रोडक्ट विद x, ये आपके पास आ जाएगा। और हम इसे इंटरचेंज करके भी लिखें तो x माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा
और सिंपल y मेरे पास यहाँ पे चला जाएगा, माइनस मैंने फर्स्ट कंपोनेंट से बाहर लिया और बाद में इसके ऊपर बार अप्लाई कर दिया। तो ये 4 तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई बार की मदद से। अब अगर हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट को अगेन अप्लाई करें तो आप देखें इनर प्रोडक्ट कैसे यूज होगा। द इनर प्रोडक्ट विद एक्स एक्स फर्स्ट आपके पास आ गया, इट्स बार प्लस द वाई एक्स इनर प्रोडक्ट, ये हमने दोबारा वही प्रॉपर्टी यूज की कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, प्लस यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट विथ वाई, और यहाँ पे प्लस द इनर ऊपर बार आएगा फर्स्ट इस टर्म के ऊपर भी, और इसी तरह y का y के साथ इनर प्रोडक्ट हमारे पास इसके ऊपर भी बार आ गया। फर्दर हेयर द x का इनर प्रोडक्ट विद x बार, और फिर प्लस माइनस y का इनर प्रोडक्ट विद x, इसके ऊपर भी बार हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से माइनस हम बाहर भी कॉमन ले सकते हैं जिस तरह के भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। फर्दर हेयर माइनस हमारे पास बाहर है, लेकिन यहाँ पे जब हम इनर प्रोडक्ट ओपन करेंगे सबसे पहले x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, देन इट्स बार, बाहर ये माइनस है माइनस दोनों के साथ अप्लाई होगा, माइनस ऑफ फर्स्ट माइनस ऑफ सेकंड, हमारे पास अगेन द माइनस ऑफ y का इनर प्रोडक्ट विद y, और ऊपर बार हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें बाय डेफिनेशन ये क्या है, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो हमेशा हमारे पास नॉर्म ऑफ x के इक्वल होता है इसका स्क्वायर, और बार हट जाएगा क्योंकि ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्योंकि आपके पास नॉर्म हमेशा रियल नंबर आपको देता है, इस वजह से यहाँ से बार हम खत्म कर लेते हैं। प्लस इसको हम दोबारा से इंटरचेंज कर लिखें तो हम एक्स वाई की फॉर्म में ले आते हैं इसको, क्योंकि दोबारा से लिखेंगे तो बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा एंड बार और बार बार से कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, दी एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ऊपर होल बार में यहाँ पे रहने देता हूँ, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या है जी, नॉर्म ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखें अगेन दी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। यहाँ पर मैं माइनस को बाहर अगर कॉमन ले लूँ तो माइनस मेरे पास बाहर आ जाएगा, और बाकी को मैं अगर इंटरचेंज करूँ तो इट्स एक्स वाई और बार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी इंटरचेंज, यहाँ पे मैं इसको माइनस एक्स वाई बार को इसी तरह रहने देता हूँ, और अगेन यहाँ से माइनस बाहर कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास द रेस्ट ऑफ थिंग इज द वाई नॉर्म स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आप गौर देख करके देखें तो ये आपके पास क्या है, एक्स वाई इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स वाई इनर प्रोडक्ट विद नेगेटिव, ये रियल नंबर है हमारे पास, तो ये वाला नंबर इस नंबर के साथ कैंसिल हो जाएगा, नोट दैट। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के दरमियान अपोजिट साइन है, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या रह जाएगा। आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास मैं अगर यहाँ पे लिखूं सिंपली द कंक्लूजन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल गिव्स अस द 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास अगेन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, दिस विल गिव्स यू द 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। और आपने देखा कि यहाँ से स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, लेफ्ट हैंड साइड से, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और हमने ऑब्टेन क्या किया कि 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लें तो आपके पास ये इनइक्वालिटी जो है पैरेललोग्राम लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है, जो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की मदद से प्रूव किया। वैसे जनरल कोई हमारे पास वे नहीं है, नॉर्म स्पेस जनरल इसको प्रूव नहीं कर सकती, इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ जो है हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमेशा ये होल्ड करेगा। कोई भी इनर प्रोडक्ट है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसकी मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब दिस नेम इज सजेस्टेड बाय द एलिमेंट्री ज्योमेट्री, यानी कि हम इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, एज वी कैन सी इन द फिगर। हम इसमें फिगर में इसको यहाँ पे स्टडी कर लें तो आप देखें कि हमें ये लॉ क्या है एक्चुअली, कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये नाम आपके हमेशा फिंगर टिप पे होना चाहिए, ये इक्वेशन पैरेललोग्राम लॉ, दैट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है। ज्योमेट्रिकली देखें पैरेललोग्राम लॉ क्या है इन अ प्लेन, कि आपके पास x एक वेक्टर है, y एक वेक्टर है, तो आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई वेक्टर ये है, x माइनस वाई वेक्टर लें तो वो आपके पास ये वैल्यू आएगी, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये इस तरह की सूरत आपके पास आ जाती है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ जो है आपको लेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि x प्लस वाई की जो लेंथ है इसका स्क्वायर लें, x माइनस वाई की लेंथ जो स्क्वायर लें, इन दोनों को सम करें तो आंसर हमेशा आपके पास वही आएगा जो 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x की लेंथ है, 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ y की लेंथ है, दोनों के सम से आपके पास आंसर आएगा। फॉर इंस्टेंस के सपोज अगर आप कर लें कि x की जो आपके पास लेंथ है ना,
वो आपके पास 2 के इक्वल है, यानी कि आपने r में जैसे फाइंड करें 2 है सपोज, y की लेंथ भी आपके y की आप लेंथ सपोज करते हैं आपके पास 1 के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस वाई की लेंथ क्या होगी, x प्लस वाई की लेंथ अगर आप देखें तो आपके पास ये 3 के इक्वल आएगी, और x माइनस वाई की लेंथ ये मैं सपोज यानी कि वी आर फेसिंग विद द केस ऑफ प्लेन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये 2 माइनस 1 इसकी लेंथ आ जाएगी। व्हाट अबाउट इट स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं अगर यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 4 आता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेता हूँ तो 1 ही आता है, एंड इट्स द 2 टाइम एंड इट विल गिव्स यू द आंसर। क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर 4 प्लस 1 5, 5 टाइम 2 इज 10। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, x प्लस वाई नॉर्म 3 है, तो मैं जब इसका स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, प्लस ये 1 है, 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1 आता है, और अगेन देन 9 प्लस 1 इक्वल टू द 10, तो 10 इक्वल टू द 10। लुक एट देयर के पैरेललोग्राम लॉ का जो है ये हमेशा हमारे पास फुलफिल करता है, यही वही लेंथ वेज, इस वजह से हम इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। If we remember that the norm generalizes the elementary concept of the length of a vector, जैसे अभी हमने length of vector को study किया, तो it is a quite remarkable that such an equation continues to hold in our present much more जनरल सेटिंग। कि आप देखें यहाँ पे मोर जनरल सेटिंग कैसे है कि आपने यहाँ पे देखें, मैंने जिस तरह आपके सामने ये कैलकुलेशन किसके लिए की है, आर स्क्वायर के लिए की है या आर के लिए की है। आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, ये कोई इन्फिनिटी डायमेंशनल वेक्टर है, ये कोई और इन्फिनिटी डायमेंशनल वेक्टर है, इनके तहत भी आप लेंथ चेक कर सकते हैं कि वहां पर भी ये पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करता है। यानी कि ना सिर्फ आर में, ना सिर्फ आर स्क्वायर में, ना सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में, बल्कि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, हर तरह की स्पेसेस में, L2 स्पेस, L इन्फिनिटी स्पेस, स्पेस ऑफ सीक्वेंस, स्पेस ऑफ ऑल फंक्शनल स्पेस जो कि आपके पास क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, स्पेस ऑफ डिफरेंशिएबल स्पेस, हर तरह की स्पेस के ऊपर आप ये पैरेललोग्राम लॉ जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो सेटिंग है इट्स अ मोर जनरल सेटिंग। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है ये बहुत जनरल है, आप इसको डिफरेंशिएबल स्पेस पर देख सकते हैं, कंटिन्यूस स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस पर देख सकते हैं, ना सिर्फ आर स्क्वायर में, हर तरह की फाइनाइट इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर आपको ये वर्किंग मिल सकती है। नाउ we conclude that if a norm does not satisfy 4, कि ये 4 कंडीशन आपके पास जो है अगर कोई नॉर्म सेटिस्फाई ना करे तो वो कभी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। इट कैन नॉट बी obtained फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट्स बाय द यूज ऑफ 1, वो जो हमने 1 के अंदर हमने इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन किया था, यानी कि ये 1 ये जो नॉर्म डिफाइन किया था, ये कभी भी हम इस तरह का obtain कर ही नहीं सकते। तो जो भी आप इनर प्रोडक्ट से नॉर्म इंड्यूस करेंगे वो हमेशा से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो गोया इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी जो हर नॉर्म स्पेस होती है, तो गोया आपकी वो जो हर नॉर्म स्पेस होती है वो ये इनर प्रोडक्ट जरूर सेटिस्फाई करेगी अगर आपने उस इससे ये नॉर्म इंड्यूस किया है। यानी कि आपने जो भी लिखा कि नॉर्म ऑफ एक्स आप जो लिखते हैं दैट इज नथिंग बट एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट, आप ये जो नाम यहाँ से इंड्यूस करते हैं, यानी कि मैं इसको ये ले लेता हूँ, ये आप जो नॉर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसके स्क्वायर रूट की बदौलत, वो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब है वो नॉर्म है लेकिन वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो हर इनर प्रोडक्ट के तहत आप जो है वो एक ऑब्टेन कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट के तहत आप एक नॉर्म स्पेस जो है वो, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस के तहत आप एक नॉर्म स्पेस जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। नाउ विदाउट रिस्किंग मिसअंडरस्टैंडिंग वी कैन से दैट नॉट ऑल नॉर्म्स आर इनर प्रोडक्ट स्पेस। हर नॉर्म जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। आप बहुत सारे ऐसे नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं जो ये पैरेललोग्राम लॉ जो है उनको शो नहीं करते, उन पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन हमारा हर जो होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी वो ये पैरेललोग्राम लॉ हमेशा सेटिस्फाई करेगी। नाउ अब हम ऑर्थोगोनैलिटी की तरफ आते हैं। बिफोर वी कंसिडर सम एग्जांपल्स लेट अस डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। हम ऑर्थोगोनैलिटी को पढ़ते हैं कि कब दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, विच इज द बेसिक इन द पोल थ्योरी, कि आपको इसका जो है इसका बुनियादी जज जो है वो यही है हमारे पास। वी नो दैट इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल इज 0, कि आपके पास 3 डायमेंशनल में दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर आपके पास ये है,
दूसरा वेक्टर एक और लेते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में आप लें इक्वल टू 0 आपके पास जवाब आता है, तो वेक्टर हमारे पास हमेशा आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, वो हमेशा हम कहते हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो वेक्टर आप ले लें, जिस तरह ये ए है, कोई वेक्टर है आपके पास, ये दूसरा बी वेक्टर है, आपके पास जब भी इन दोनों का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दरमियान 90 के एंगल हमारे पास है। तो ये ऑर्थोगोनल का हमारे पास आइडिया है, दे आर परपेंडिकुलर और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, या तो कोई एक वेक्टर 0 है तब ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तब भी हम कहेंगे ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं। दिस सजेस्ट एंड मोटिवेट्स द फॉलोइंग डेफिनेशन, ये मजेदार डेफिनेशन है, इसके बारे में बताता है कि आप एक नई डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? ऑर्थोगोनैलिटी। अब देखें, ये हम R3 के बारे में सिर्फ पढ़ रहे थे, अब हम जनरल कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, चाहे वो फाइनाइट डायमेंशनल है, चाहे इनफाइनाइट डायमेंशनल है, सीक्वेंस हैं, फंक्शंस हैं, जो भी उसमें है एक्स सेट के अंदर, उस होल के लिए थ्योरी वर्क करती है कि हम कहते हैं कि एन एलिमेंट एक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स is said to be orthogonal to an element y belong to the x if x y inner product equal to the 0। अगर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, देन वी से दैट कि फॉर ऑल एलिमेंट के लिए आपके ना एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट x है, उसका अगर आप y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, आपके पास जवाब जो ये अटेन हुआ, एक रियल नंबर आया, ये आपको हमेशा एक रियल नंबर मिलता है। वो रियल नंबर अगर 0 आ गया तो हम कहते हैं x और y आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अगर इनका जवाब इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज ऑर्थोगोनल टू y। वी आल्सो से दैट x एंड y आर ऑर्थोगोनल, और हम इसको नोटेट करते हैं जिस तरह मैंने आपके सामने ये नोटेशन शो की। सिमिलरली बाय द सबसेट्स a b दो x के सबसेट हैं, हम इस तरह भी कहते हैं कि x जो है ना वो एक सेट y के ऑर्थोगोनल है। देखें, ये एक एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा सेट है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? मे बी फाइनाइट, इनफाइनाइट। हम कहते हैं कब एक सेट जो है वो आपके पास ऑर्थोगोनल होगा ए के, इफ x इज ऑर्थोगोनल टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू x, यानी कि अगर ये आपके पास ऑर्थोगोनल होगा कब? इफ x का a के साथ आप इनर प्रोडक्ट लें इक्वल टू 0 आएगा, तमाम a आप ले रहे हैं इस सेट a में से हर एलिमेंट ले रहे हैं कोई a, उस a का हर एलिमेंट यानी कि x का a के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो हम कहेंगे ये x इस पूरे सेट के ऑर्थोगोनल है। पहले हमने कहा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कब ऑर्थोगोनल होता है? जब उन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो, और हम इस तरह से नोटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे x जब किसी y के ऑर्थोगोनल हो, किसी पूरे सेट a के ऑर्थोगोनल होता है, उस केस में ये इसका मतलब है कि x जो है वो इस a के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल है, इस a सेट के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, मेरे पास एक वेक्टर ले लेता हूं x सिंपल सा, यानी कि आपके पास ये ना 1 2 एक वेक्टर है। अच्छा, मैं एक सेट a डिफाइन करता हूं, इसके अंदर मेरे पास ना एक 0 0 वेक्टर मौजूद है। इसी तरह मैं इसमें एक और वेक्टर ले लेता हूं, यानी कि इस तरह के -2, 1, ये मेरे पास एक वेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंगली। ये चले मैं दो ही वेक्टर इस वक्त चूज कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं देखें क्या होता है, इसका जब 1 2 का इनर प्रोडक्ट लेता हूं -2 1 के साथ, अभी हमने इनर प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें जब इनको आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लें, डॉट प्रोडक्ट यानी कि मैं कहता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट जो है ना वो जनरलाइजेशन है डॉट प्रोडक्ट की, तो 1 2 का मैं ले लेता हूं -2 1 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या आएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा, प्लस 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, जवाब मुझे एक रियल नंबर 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसके साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो जवाब मेरे पास 0 आया, और 0 के साथ मैं अगर अगेन x का यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 2 को मैं अगेन 0 0 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेता हूँ, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 0 के साथ आप जिसका भी डॉट प्रोडक्ट लें देखें तो आपके पास जवाब 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये x जो है a के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल है, तो इसको हम इन जनरल लिखेंगे यहाँ पर कि दिस x इज ऑर्थोगोनल टू सेट a, ये सेट a के ऑर्थोगोनल है। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि हम कहते हैं कि सेट a इज ऑर्थोगोनल टू सेट b इफ a is orthogonal to b for all a belongs to the a and b belongs to the b,
यानी कि दो सेट का ऑर्थोगोनल होते हैं जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी के सेट के तमाम एलिमेंट के ऑर्थोगोनल हो, हर एक का आपस में इनर प्रोडक्ट लें, जवाब आपके पास 0 आए। यानी कि जिस तरह आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसके साथ आप पहले देखें सारों का जवाब 0 आए, इसी तरह फिर वो y होगा, उसके साथ सारों का इनर प्रोडक्ट 0 आए, तो हम कहेंगे एक्स वाई जिस सेट किसी सेट में अटेन कर रहे हैं उसका बी हमने नाम रखा हुआ है, ये ए है, तो हम कहेंगे ए और बी आपस में ऑर्थोगोनल हैं क्योंकि इनके तमाम एलिमेंट्स का आपस में इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। हमारे पास जवाब क्या आता है? 0 आता है। अब ये हमें कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं किस तरह हम, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि हमारे पास स्पेस जो है ऑर्थोगोनल कैसे होती हैं। सबसे नाइस स्पेस आर एन या आर जिसे हम कहते हैं, आर की आप जितनी भी फाइनाइट डायमेंशन ले लें, एन ले लें, ये हमेशा हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होती है। हिल्बर्ट स्पेस इन द सेंस के आपके पास द स्पेस आर एन इज अ हिल्बर्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, आप इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि एक्स आपके पास एक एलिमेंट है एन टपल जिसमें xi1 xi2 अप टू xin मौजूद हैं, y आपके पास क्या है, ईटा j है, यानी कि j टपल n टपल मौजूद हैं, ईटा1 ईटा2 अप टू ईटा n, ये अगेन n टपल मौजूद है। तो अब जब x और y का दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हो प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हो प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट एलिमेंट लास्ट से मल्टीप्लाई हो। तो r n के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना आपको एक रियल नंबर मिल जाता है r, ये हमेशा आपको r रियल नंबर एक आंसर मिलेगा। तो ये हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, इसको हम यूजुअल इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं कि आर एन में इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने का एक ही तरीका है। इस तरह से हम आर एन में, ये एक आपके पास आर एन जो है वो एक हिल्बर्ट स्पेस है डिफाइंड बाय सच इनर प्रोडक्ट। अगेन बाय द 5 वी कैन ऑब्टेन ए नॉर्म, हम एक नॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं किस तरह से कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स एक्स आप ले लें, यानी कि यहाँ पे भी आप दोबारा एक्स एक्स शिफ्ट कर लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, वो जो भी नंबर आएगा उसके ऊपर आप होल स्क्वायर रूट डिफाइन कर लें। तो क्या होगा, देखें ये एलिमेंट दोनों सेम होंगे जब, यानी कि एक्स एक्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी पहला एलिमेंट आ रहा है एक्स का, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट एक्स का आएगा, दूसरा, तो हर एक सेम एलिमेंट होने की वजह से, यानी कि ये भी आपके पास xi1 मीन इसका स्क्वायर प्लस xi2 स्क्वायर, इसका मतलब है प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे xin अगेन आपके पास ईटा की जगह xin है तो xin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास मिसिंग है यानी कि टाइपो है स्क्वायर, और देन इट्स होल स्क्वायर रूट क्योंकि ये आपके पास बायर स्क्वायर रूट है। तो ये आपके पास एक नॉर्म है, एक नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आर एन आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, यानी कि अंडर हिल्बर्ट अभी मैं नहीं कहूंगा, यानी कि आपके पास इनर प्रोडक्ट आर एन में इस तरह से डिफाइन होता है, नॉर्म इस तरह से डिफाइन होता है, और आप अगर यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन करें तो वो मीट्रिक क्या है, डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई नॉर्म दैट इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई से आप इनर प्रोडक्ट ले लें इसका स्क्वायर रूट, तो वो क्या होगा, ये देखें एलिमेंट वही आ जाएंगे। पहली एंट्री में आपके पास एक xi1 माइनस ईटा1, यहाँ पर आप देखें y x की जगह आपके पास क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास पहली एंट्री में से पहली एंट्री सब्ट्रैक्ट हो रही है, xi1 माइनस xi1 उसका स्क्वायर प्लस xi2 माइनस xi2 उसका स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xin माइनस xin उसका स्क्वायर, देन इट्स होल स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये y एक क्या होगी, एक मीट्रिक हो जाएगी हमारे पास। अब ये y एक मीट्रिक है, इसे हम यूजुअल मीट्रिक या यूक्लिडियन मीट्रिक कहते हैं, और अंडर दैट यूक्लिडियन मीट्रिक हम कोई भी इसमें सीक्वेंस लेते हैं, आर एन हमारे पास क्या है, कंप्लीट है, आर एन कंप्लीट भी है। अब ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास जो होती है वो क्या होती है, हिल्बर्ट स्पेस होती है। इस वजह से हम कहते हैं आर एन हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, क्योंकि आर एन में आपके पास जो यूक्लिडियन आपके पास मीट्रिक है, जो इनर प्रोडक्ट, इस इनर प्रोडक्ट के तहत जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट आपके पास ये है आर एन में यूजुअल इनर प्रोडक्ट ये है, यूजुअल मीट्रिक ये है, ये मीट्रिक आपके पास कंप्लीट होती है। यहाँ पे हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, जो भी आप कॉशी सीक्वेंस लें वो उसी स्पेस के अंदर दोबारा कन्वर्ज करता है। तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारी ये स्पेस कंप्लीट है। तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इंप्लाइज अस कि हमारी जो आर एन है जो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इस वजह से जो भी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो हिल्बर्ट स्पेस होती है। तो आर बनाक स्पेस भी है और आर एन हिल्बर्ट स्पेस भी है। तो आपने इस तरह देखा कि हम किस तरीके से अपनी ये स्पेसेस को शो करते हैं। फर्दर हम इसके बारे में बाकी एग्जांपल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज में हमने जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें डिस्कस की हैं आपके सामने, हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस देखा, यानी कि एक एक्सटेंशन है, एक बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है प्रोडक्ट की, कि डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं
फाइनाइट डायमेंशनल में R3 में कैसे लेते हैं, अब Rn में प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, LP स्पेसेस में, बनाक स्पेसेस में, यानी कि जितनी भी हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं, उसके लिए जो आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया है, जो हम फर्दर इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा कि आपका वो एक्सटेंशन क्या है, कौन सा आप सेट के ऊपर एक प्रोडक्ट लें, डिफाइन करें, वो इनर प्रोडक्ट होता है, उसकी ना IN1 इनर प्रोडक्ट की 1 2 3 4 सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तब हम उसे कहते हैं ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने इंपॉर्टेंट देखा कि आप नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, जिस तरह कि आपके पास ये नॉर्म हमने डिफाइन किया, एग्जांपल भी देख ली। इसी तरह फिर हम मीट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं कि हर इनर प्रोडक्ट से आप एक नॉर्म इंड्यूस करते हैं, फिर एक आप इनर प्रोडक्ट इंड्यूस करते हैं। और फिर हमने देखा कि आपके पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सेटिस्फाई करते हैं, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं या पैरेललोग्राम इक्वालिटी कहते हैं। हर इनर प्रोडक्ट स्पेस वो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो सेटिस्फाई करती है। फिर हमने ऑर्थोगोनैलिटी देखा कि कब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, अगर उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो। इसी तरह एक सेट कब किसी भी वेक्टर के ऑर्थोगोनल होता है और कब दो सेट्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। फिर हमने एग्जांपल भी देखी, Rn जो है वो आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, यानी कि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है। कंप्लीट भी है क्योंकि इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। यहाँ पे नॉर्म कैसे, यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम यहाँ पे नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, फिर यहाँ पे मीट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड बाकी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।